नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पर क्या है, 5 मित्र होते हैं जो कि क्या है, शाम 4 बजे की बस से अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। और जो ये बस है वह क्या पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, और जो क्या है जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कहते हैं क्यों आप लोग इस बस से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से तो कोई नहीं जाता। जो समझदार होते वो तो बिल्कुल नहीं जाते। तो उन्होंने कहा क्यों, डाकू मिलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, डाकू तो नहीं मिलते, परंतु डाकिन मिलती है, इसलिए इस बस से मत जाओ। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बूढ़ी क्षीण थी। सदियों के अनुभव के निशान भी हुए थी, मतलब ऐसा लगता था मानो बहुत पुरानी है, तो उसके जितने भी अनुभव हैं वैसी बस में समाये हुए हैं। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। और कवि यहाँ जो लेखक है वह कह रहा है कि ये बस तो ऐसी लगती थी बस इसकी पूजा करो, पूजने के योग्य, इस पर बैठने के योग्य नहीं है कि इसमें आसानी से बैठा जा सके। अब है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो यहाँ पर जो एक बस कंपनी का हिस्सेदार होता है वह उस बस से जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, लेखक लोग उससे पूछ लेते कि ये बस चलेगी? तो बोले हाँ चलेगी। तो बोले अपने आप चलेगी? तो बोले हाँ अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। पर उनको लगा कितनी बूढ़ी बस है, जीर्ण शीर्ण बस है, ये अपने आप चलती है क्या? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उनमें से एक उनका जो मित्र था वो बोला कि चलो ये बस अनुभव वाली है, क्योंकि इतनी पुरानी है तो इसको बहुत अनुभव होगा चलने का, और नई नई जो बसें चलती हैं उनके जैसे नहीं हैं, ये हमें क्या है अपने बेटे की तरह रखेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो ये गए भगवान के पास। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब निमित्त मिल जाए तो जो तो व्यक्ति संसार में आया है वह सब मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, चाहे राजा आया हो, चाहे गरीब आया हो, चाहे फकीर आया हो। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो लेखक को लगा कि सारी बस ही क्या है, इंजन है, और उन्हें लगा कि सीट में वैसे ही कांच नहीं है और ये बचे कुचे कांच है, यदि ये बस हिलेगी तो ऐसा नहीं टूट के हमारे ऊपर गिर जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, फौरन खिड़की से दूर खिसक जाते हैं, और उनको लगता है कि सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। और बस तो स्टार्ट हो गई, चलने भी लगी, और हम लेखक को यहाँ पर वह दृश्य याद आ गया कि गांधी जी ने जो असहयोग और अविनय अवज्ञा आंदोलन किया था
उस समय ये बस जरूर नई रही होगी, जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। मतलब जो बस थी बहुत जीर्ण शीर्ण होने के कारण बहुत हिल डुल के चल रही थी। तो यहाँ पर लेखक अपनी कल्पना करते हुए कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि या तो सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई या बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल गई है। और ये लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। मतलब उस फर्क ही समझ में नहीं आ रहा था। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब यहाँ पे क्या है कि उसकी जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो जाता। छेद हो जाने के कारण जो ड्राइवर होता है उसको बाल्टी में पेट्रोल को निकाल लेता, क्योंकि ऐसे छोड़ देता तो वो पूरा निकल जाता। और उसके बाद क्या है, इंजन को जो नली होती है उससे उसमें पेट्रोल डालता है। तो लेखक यहाँ पे कल्पना करता है, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, जैसे वह इंजन में पेट्रोल डाल रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब बस इतनी हिलती डुलती चल रही थी और इतनी पुरानी थी कि लेखक पता नहीं कैसी कैसी कल्पना करने लग गया। पेड़ दिखते तो उसको लगता था कि पेड़ से बस टकरा जाएगी, झील दिखती तो उसको लगता कि झील में बस गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यहाँ पर बताया है कि चांदनी रात थी और चांदनी रात में जो वृक्षों की छाया है उसके नीचे ये बस खड़ी थी। और इस बस को देखकर ऐसा लगता था मानो कोई बूढ़ी औरत क्या है थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बिचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। और लेखक कहता है कि हमें घृणा हो रही थी अपने आप से कि बेचारी वैसी बूढ़ी है और हम इस पर बैठ करके यहाँ तक आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और लेखक कहता है यदि ये बस यहीं पर मर गई तो हम सबको यहाँ पे क्या है, जो घना जंगल है, इस घने जंगल में इसको जो अंतिम क्रिया होती है अंत्येष्टि बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि कहते हैं। तो वह अंत्येष्टि का कार्य हमें करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। मतलब यहाँ पर जो है उसका बस का हिस्सेदार था, उसने इंजन को खोला और उसको सुधारा और जो बस थी वह थोड़ी देर और आगे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर लेखक वर्णन करता है कि धीरे धीरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ऐसे ही जो बस है उसकी भी आंखों की जो रोशनी वह कम हो गई। और चांदनी रात में वह क्या है, रास्ते को
टटोल कर चल रही, रेंग रही मतलब धीरे धीरे चलना, रेंगना मतलब धीरे धीरे। और आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती है तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी से कहती, जाओ बेटा तुम निकल जाओ, हम तो बूढ़े हो गए तो हम तो आराम आराम से चलेंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। मतलब एक पूरी पुलिया होती मतलब एक रास्ता था, उस रास्ते पर हम पहुंचे ही थे और वहाँ पर उसका एक टायर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। और बता रहे हैं कि वो एकदम से फुस होकर वहीं पर थम गई मतलब रुक गई। अगर वो मतलब तेज रफ्तार में होती तो उछल कर क्या है, वहाँ पर नाला था, उस नाले में जाकर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। और यहाँ पर जो लेखक है वह क्या है, जो बस कंपनी का हिस्सेदार होता है उसको श्रद्धा भाव से देखता है। क्यों देखता है कि मतलब बस कंपनी का हिस्सेदार वह जानता है कि टायरों की ऐसी हालत हो गई है, फिर भी वो इसी बस में सफ़र कर रहा है। ऐसा वह क्यों कर रहा है और ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और उसने सोचा कि मतलब ये इस बस में इतना अपना सहयोग कर रहा है तो इसको तो किसी है ना आंदोलन में होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। और उसने कहा यदि मान लो बाई चांस ये बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता के हम लोग क्या हैं, बाहें पसार के हम लोगों का क्या है इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। और जो देवता लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वह महान आदमी यहाँ पर आ रहा है जो बस का हिस्सेदार है उसके लिए, जिसने क्या है टायर के लिए क्या है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, मतलब उसने अपने प्राण देना मंजूर किया परंतु टायर बदलना मंजूर नहीं किया। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, मतलब पहले तो वक्त पे ही छोड़ दी थी, समय पे ही। अब तो हमने सोचा था अब तो हम कभी पन्ना पहुंचेंगे ही नहीं। पन्ना क्या कहीं भी सॉरी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब हमने पन्ना तो क्या कहीं भी नहीं पहुंचेंगे और कभी भी नहीं पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और ऐसा लग रहा था लेखक को कि अब तो हमारी जिंदगी इसी बस में निकलनी है और इस बस से ही हम सीधे क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और यहाँ पे बताया कि इस प्रकार से हम सब ने क्या है घर की जो चिंता थी उसको छोड़ दिया और हम आराम से बैठ गए। इत्मीनान मतलब आराम से, और हमारी जो चिंता थी वह चली गई और हम सब क्या है हंसी मजाक शुरू कर दी और हंसी मजाक में हमने अपना समय निकाला। जो हरिशंकर परशाई जी हैं इनको हास्य कवि कहा जाता है। और हास्य में भी जो व्यंग हास्य होता है तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। यहाँ पर व्यंग ही तो निकाला, कहाँ पर गांधी जी का शब्द या आंदोलन और कहाँ ये बस का प्रसंग, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर एक व्यंग किया गया है बस के ऊपर। और बस को क्या है वृद्धा बताया गया है क्योंकि वो बहुत पुरानी थी और जब उसको पेट्रोल पिलाते हैं तो उसका जो दृश्य वो उन्होंने किस प्रकार से किया जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो हर जगह यहाँ पर क्या है व्यंग दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला है कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति को जानते थे, उसके बाद भी वो बस
को चलाने का साहस जुटा रहे थे और कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, मतलब पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार था, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा का भाव जाग गया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। अब है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो पूरी बस है वही क्या है, इसका इंजन है, और मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिलडुल रहे थे, जैसे उसने कहा था कि हम सीट पर बैठे हैं, सीट हमारे ऊपर बैठी है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो बस की वर्तमान स्थिति देखती हुई इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग रहा नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो बस की जर्जर अवस्था को देखकर लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है। लेखक के मन में डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस अब दूसरे पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि पता नहीं किस पेड़ से जाके ये बस टकराएगी और हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पाठ से आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है, कि मतलब हमें भी क्या है, इससे स्वतंत्र करा लो कि ये मेरे को चलाए नहीं, अब मेरी जो अवस्था है वह जीर्ण शीर्ण हो गई है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर मैं एक बार बस से गई थी एग्जाम देने के लिए। तो मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए बस से जा रही थी तो उस टाइम एक ही बस थी और बस नहीं थी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए टाइम पर पहुंचना था। तो वो बस बहुत ज़्यादा ही पुरानी थी और उसको देखकर लग नहीं रहा था कि मैं अपना एग्ज़ाम दे पाऊंगी, क्योंकि उस बस की अवस्था ऐसी जीर्ण शीर्ण थी कि उसे देखकर मुझे लगता था कि पता ही बस मुझे टाइम पर पहुंचाएगी या नहीं। फिर भी हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, इस कारण से मुझे क्या है उस बस में बैठना पड़ा। जैसे ही मैं उस बस में बैठी तो मैंने देखा कि वो बस तो स्टार्ट नहीं हो रही। फिर मैंने पूछा ये बस स्टार्ट होगी कि नहीं, तो बस वाले ने कहा कि हाँ हो जाएगी और ये अच्छे से आपको आपके स्थान तक पहुंचा देगी। फिर मैं उसमें बैठ गई। मैं जैसे ही उसमें बैठी
तो मुझे लगा कि पता नहीं ये बस है कि क्या है, क्योंकि उसका इंजन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वह बस पूरी हिलने डुलने लगी। और फिर भी मैं हिम्मत करके बैठ गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने जो इतनी पढ़ाई की है साल भर की, तो इस एग्ज़ाम के माध्यम से ही मैं उसको पूर्ण कर पाऊँगी। फिर बस चलने लगी, धीरे धीरे मैं आगे पहुँची, तो देखा थोड़ी देर बाद बस रुक गई। बस रुकने के बाद जो हम लोग साथ में थे और भी हमारे साथ में एग्जाम देने वाले थे, अन्य यात्री थे, वो सोचने लगे पता नहीं ये बस कैसी है, ये हमारे गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचाएगी कि नहीं। फिर जैसे तैसे बस स्टार्ट हो गई और बाद में हम लोग फिर आगे बढ़े, फिर देखा कि बस तो बहुत धीरे धीरे चल रही है और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये बस कब बंद हो जाए। और बीच में ये हुआ भी कि बीच में बस बंद हो गई, और बस बंद होते ही अब हम लोगों को लगने लगा कि अब तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। हम इतनी गर्मी में यहाँ पर कैसे समय निकालेंगे। फिर जैसे तैसे ड्राइवर ने बस को ठीक किया और आगे पहुंचाया। अब इस बार जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा बंदर वगैरह थे। अब उन बंदरों को देखकर हम लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बंदर सारे क्या है वैसी खिड़की वगैरह इसकी टूटी हुई अंदर आ जाएं और हमारा सारा सामान ले जाएं। परंतु किस्मत से ऐसा नहीं हुआ, हम लोग आराम से चुपचाप बैठे रहे। फिर बस को ठीक किया और अंत में बस ने हमारे स्थान तक हमें छोड़ दिया। तब हमें सांस में सांस आई कि कम से कम अच्छा हुआ कि हम अपने स्थान पर पहुंच गए। अब है मन बहलाना। अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। यदि मान लो बस जीवित होती, बोल सकती, वह अपनी बुरी हालत को और भारी बोझ को इस प्रकार कहती कि अब तो मुझे छोड़ दो, तुम कितना मेरे से पैसा कमा चुके हो, मेरा कितना उपयोग कर चुके हो, अब तो कम से कम मुझे बख्श दो। क्योंकि जिस प्रकार से बूढ़ी माँ होती है तो वो क्या है, जिंदगी भर बच्चों का लालन पालन पोषण सब करती है और उन्हें अच्छी शिक्षा देती है, सब करती। जब उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं और उससे यदि उनके बच्चे काम करवाएं तो वह बच्चों से यही कहती कि बेटे अब मेरे से नहीं बनता, मैं काम नहीं कर सकती, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा किया था, अब वक्त है कि तुम हमारा करो। तो ऐसी बस कहती है कि देखो हमने जिंदगी भर तुम्हें बहुत मेहनत करके खिलाया है, मैंने बहुत बोझा ढोया है, अब तुम मेरे को छोड़ दो, मुझे आराम करने दो, अब मुझे आराम की जरूरत है। अब है अगला प्रश्न, भाषा की बात। भाषा की बात से यहाँ पर है मतलब व्याकरण से, ग्रामर से। बस, वश, बस तीन शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त अर्थात काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश, बस शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। अब हमें क्या करना है, वश और बस इन शब्दों से दो दो वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। जैसे आजकल के बच्चों को समझना सबके वश की बात नहीं है, ऐसे ही भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। फिर बस, बस करो, कितना खाओगे, बस करो इतना काफ़ी है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए जो की का संबंध बताए। तो यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। ऐसे ही नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य ही थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे।
अब हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। सॉरी। हाँ, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो क्रिया है क्रिया पर वाक्य बनाने। जैसे हमने लिया टहलना, तो दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। ऐसे हमने लिया चलना, मुझे चलना बहुत पसंद है। खेलना, मुझे खेलने में बहुत आनंद आता है। सोना, सोने से हमारी थकान दूर हो जाती है। कांच बहुत कम बच कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द के दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों के प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है जल और हार। तो मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। अब यहाँ पे गर्म जल मतलब पानी और जल गई अर्थात जलना। ऐसी हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी यह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हार का मतलब है जो मोतियों का हार होता है उससे, और जिसकी हार होगी मतलब यहाँ पर एक जय के अर्थ में और एक हार मतलब हम जब किसी से पराजित हो जाते हैं तो पराजित के अर्थ में लिया गया है।